दोस्तों, सोचिए, एक रात अचानक आपकी आजादी चुपचाप आपसे छीन ली जाए। फोन की घंटी बजे और दूसरी तरफ कोई अजनबी चुप है। आपकी चिट्ठियां खुलकर पढ़ी जाएं और आपको पता भी ना हो कि कोई हर शब्द, हर कदम, हर बातचीत दर्ज कर रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये 1975 की वो सच्चाई है जब देश में इमरजेंसी लगी और भारतीय लोकतंत्र की धड़कन पर खामोश निगरानी बैठा दी गई। पच्चीस जून 1975 की रात दिल्ली की हवा भारी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मंजूरी से देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया। वजह बताई गई आंतरिक अशांति। लेकिन सवाल था, यह अशांति कितनी वास्तविक थी और कितनी राजनीतिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया था। विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण सड़कों पर थे। छात्र आंदोलन, मजदूर हड़तालें, भाषण, रैलियां। सरकार को डर था कि सत्ता हाथ से फिसल सकती है। और यहीं से कहानी में प्रवेश करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी। इसका काम है देश के भीतर की सुरक्षा पर नजर रखना। लेकिन 1975 की उस रात आईबी को जो आदेश मिला वो सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं था। इमरजेंसी लगते ही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एक एक करके जेलों में डाल दिए गए। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत थी। सरकार को डर था कहीं आंदोलन फिर से न भड़क जाए, कहीं कोई गुप्त बैठक, कोई पर्चा, कोई संदेश आग की तरह न फैल जाए। और तब एक कोवर्ट सर्वेलेंस ऑर्डर जारी हुआ। इस आदेश के तहत आईबी को निर्देश दिया गया कि वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्र नेताओं और यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर असंतुष्ट आवाजों पर भी कड़ी निगरानी रखे। फोन टैपिंग बढ़ा दी गई, डाक की सेंसरशिप लागू की गई। अखबारों को हर खबर पहले सरकारी सेंसर के पास भेजनी पड़ती थी। सोचिए, सुबह का अखबार छपने से पहले एक सरकारी अधिकारी हर शब्द पढ़ रहा है। जो पंक्ति सरकार के खिलाफ लगे काट दी जाती है। रेडियो पर सिर्फ वही खबरें जो अनुमोदित हों। टीवी तो था ही नहीं लगभग, और जो था वो सरकारी नियंत्रण में। लेकिन असली सवाल था, क्या आईबी की रिपोर्ट सचमुच देश को बचाने के लिए थी या सत्ता को? कुछ दस्तावेज बताते हैं कि आईबी ने कई जगहों से राजनीतिक असंतोष की रिपोर्ट दी थी। छात्र संगठनों की मीटिंग्स, मजदूर यूनियनों की योजनाएं। लेकिन क्या ये देश के लिए खतरा थे या लोकतंत्र की स्वाभाविक आवाज? इमरजेंसी के दौरान आईबी को विपक्षी गतिविधियों की प्रोफाइलिंग का काम भी सौंपा गया। कौन किससे मिला, किसने क्या बोला, किसने किसे चिट्ठी लिखी, ये सब फाइलों में दर्ज होता रहा। दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, हर शहर में खामोश निगाहें थीं। फोन लाइनें अक्सर क्लिक की आवाज करती। लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करने लगे। एक डर फैल गया कि दीवारों के भी कान होते हैं। संजय गांधी का उभार भी इसी दौर में हुआ। नसबंदी अभियान, जबरन हटाए गए झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, इन सब पर भी आईबी की रिपोर्टिंग होती रही। लेकिन क्या एजेंसी सिर्फ रिपोर्ट दे रही थी या निर्णयों को आकार भी दे रही थी? शाह आयोग, जो 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद बना, उसने खुलासा किया कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग हुए। आयोग की सुनवाई में ये बात सामने आई कि कई गिरफ्तारियां बिना ठोस आधार के हुई। क्या आईबी की रिपोर्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया या उन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध दबाने के लिए किया गया? पत्रकारों की निगरानी बढ़ी। कुछ अखबारों ने खाली संपादकीय कॉलम छापकर विरोध दर्जाया, लेकिन अधिकतर चुप रहे, क्योंकि डर था लाइसेंस रद्द हो सकता है, जेल हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक लोकतंत्र जहां चुनाव होते हैं, संसद चलती है, लेकिन नागरिकों की आवाज पर अदृश्य ताला लगा हो। क्या वो सचमुच लोकतंत्र रह जाता है? आईबी के भीतर भी सब एक जैसे नहीं थे। कुछ अधिकारी सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे, कुछ को संदेह था कि यह रास्ता खतरनाक है। लेकिन आपातकाल में सवाल पूछना आसान नहीं था। करीब 21 महीने, 21 लंबे महीने देश ने चुप्पी में बिताए। और फिर 1977 में चुनाव की घोषणा हुई। क्या यह आत्मविश्वास था या मजबूरी? जब नतीजे आए तो सत्ता पलट गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, इमरजेंसी खत्म हो गई। लेकिन जो सवाल उठे वो आज भी गूंजते हैं। क्या सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता कुर्बान की जा सकती है? क्या खुफिया एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बनाया जा सकता है? और अगर हां, तो लोकतंत्र की असली ताकत कहां है? 1975 की वो रात हमें याद दिलाती है, लोकतंत्र सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से नहीं चलता। वो चलता है भरोसे से, वो चलता है सवाल पूछने की आजादी से। और जब खुफिया निगरानी सत्ता की ढाल बन जाए
तो नागरिक की आजादी सबसे पहले घायल होती है। दोस्तों, इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं होता, वो एक चेतावनी भी होता है, क्योंकि जब भी सत्ता डरती है, सबसे पहले वो आवाजों को चुप कराना चाहती है। और सवाल आज भी वही है, क्या हम उस खामोशी को फिर से सुनने के लिए तैयार हैं?